हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है यहाँ पे मैं आपको हिंदी की तैयारी कराती हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर है कुसुमखेड़ा चौराहे हनुमान मंदिर के पास, वहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक के साथ, हमारे विराम चिन्ह। तो आपको आज विराम चिन्ह कौन सा है हमारा? आज है हमारा चौथे नंबर का विराम चिन्ह, ये है अल्प विराम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उप विराम पढ़ा था, ठीक है, अर्ध विराम पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम उप विराम अल्प विराम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हमारा अल्प विराम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो अल्प विराम होता है ना, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जिसका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ये अल्प विराम होता है ये बहुत सारी जगहों पे प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट वाले में बताऊंगी आपको। यहाँ पर है, इसमें क्या होता है? कम ठहराव होता है, यानी कि आप कम ठहराव में हमारा क्या लगाते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। कम ठहराव और अल्प आप दोनों को ही पता है, आपको पता ही है, दोनों में ही क्या आ रहा है? छोटी चीज आ रही है, कम चीज आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा सबसे पहले ये जो अल्प विराम होता है ये कहाँ प्रयोग होता है? देखो, जो संयोजन शब्द होते हैं ना, संयोजन शब्द क्या होते हैं? जब दो शब्दों को मिला के, मतलब दो शब्दों के बीच को मिला आता है और उन दो शब्दों को वो मिलाता है, वही हमारा संयोजन शब्द होते हैं। तो इनका जो प्रयोग होता है वो संयोजन शब्दों में भी होता है। जैसे यहाँ है, संयोजन शब्दों में क्या होता है? ये उनके स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर यहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह कौन सा विराम चिन्ह है जो संयोजन शब्द के बीच में आते हैं या उनके स्थान पर आते हैं। तो जो उनके स्थान पर आते हैं संयोजन शब्द के, वो हमारा होता है अल्प विराम। मैंने बोला था आपसे कि इनकी परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, तो संयोजन शब्द कैसे हो जाता है? जैसे कि और है, ठीक है, यदि है, वह है, अथवा है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा है, राम अल्प विराम, सुंदर अल्प विराम, सुशील अल्प विराम, दयालु और सबल व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर है राम, सुंदर, सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर देखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम और सुंदर व सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति हैं। यानी कि संयोजन के स्थान किसने ले लिया? इस अल्प विराम ने ले लिया। ठीक है, तो आपको ऐसे करके इसका उदाहरण लिखना है और समझना है। अब यहाँ पे देखो, दूसरा है यहाँ पर, ये किसी संज्ञा सर्वनाम के विषय में सूचना भी देते हैं। यानी कि कोई संज्ञा है और कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है, ये इनके बारे में कोई सूचना भी देते हैं। ठीक है, कोई सूचना भी देते हैं। जैसे यहाँ पर एक बात है कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था। यहाँ पे लिखती हूँ, रावण अल्प विराम लंका का राजा अल्प विराम एक विद्वान था। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है जो रावण है वो कहाँ है? लंका का राजा है। यानी कि लंका यहाँ पर एक संज्ञा दे दी गई है और ये भी बता दिया कि जो वो राजा है वो क्या है? विद्वान है। यानी कि सूचना क्या दे दी? कि वो विद्वान है नहीं? यहाँ पर देखो, रावण भी संज्ञा है और लंका भी यहाँ पर संज्ञा आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बोला कि रावण लंका का राजा एक विद्वान है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि सूचना दे दी आपको, और इस तरीके से यहाँ पे अल्प विराम का क्या किया? प्रयोग कर लिया। तो आप इसको लिख सकते हैं अपने उसमें एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरीके से आपको पता चल गया। तो ये बहुत सारे जो अल्प विराम है वो बहुत चीज़ों में प्रयोग होता है। दूसरा यहाँ पे देखो, किसी को संबोधित हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच शब्दों के शुरू में होता है। यानी कि यहाँ पे ऐसा आएगा, सबसे पहले दूसरा ये किसी को संबोधित, यानी कि कहीं पर ये किसी को संबोधित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी को संबोधित करने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो अल्प विराम प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला, शीला अल्प विराम एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने शीला को क्या किया है? संबोधित किया है। यानी कि उसको संबोधित करते हुए बोला है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो यहाँ पे शीला के आगे भी यहाँ पे पीछे क्या लग गया है? अल्प विराम लग गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों में होता है और भी बहुत कई चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। यहाँ है, कहीं पर जैसे कोई शब्द आता है, हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच शब्दों के ये शुरू में ही लग जाता है ना? जैसे सच में, ऐसा हम बोलते हैं, तो सच में, जैसे मैंने बोला कि सच में ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे सच में, तो ये हमारा ऐसे लग जाता है कॉमा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये सचमुच के आगे भी लग गया है शुरू होने पर। संज्ञा के बहुत सारे शब्दों में ये प्रयोग किया जाता है। और आप देखोगे कि इसमें कम ठहराव होता है। जैसे कि आपने कोई चीज़ एक साथ बोलनी है,
है ना, राम रामायण इस तरीके से बोलना है तो कॉमा कॉमा लगा के हम लोग लिखते हैं, तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। चलिए आज आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा होता है हमारे लिए, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह वही होता है जब हम क्या करते हैं, हम किसी शब्द को विशेष बना देते हैं, यानी कि उसमें उद्धरण चिन्ह लगा के हम ये बताते हैं कि हम इस स्पेसिफिक शब्द के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो इसका चलते हैं कि जो उद्धरण चिन्ह होता है, सबसे पहले तो उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो आपने देखा होगा कहीं पर ऐसे लगा होता है कोमा इस तरीके से, और कहीं पर दो ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये हम लोग, ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह है हमारा। आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादातर आपको पता ही है, कांता प्रसाद जी ने बोला है कि अंग्रेजी से ही लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो इसके दो रूप होते हैं, मैंने बता दिया है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ देखो जो इकहरा होता है, यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो इकहरा होगा ना, तो बस इतना याद रखना कि इकहरा जो है बहुत लंबी लाइनों में नहीं लगाया जाता है। जैसे कोई शीर्षक है, कोई समाचार पत्र है, कोई मूवी का नाम है या कोई किताब का नाम है, उसमें आप लोग क्या लगा सकते हो, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है किसी शब्द वाक्यांश वाक्य को अलग से दिखाने के लिए, यानी कि एक ये जो हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं, किसी शब्द को अलग से दिखाते हैं, यानी कि वही बात बोली कि मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया, विशेष कर दिया उस शब्द को। ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हो परिभाषा। अब यहाँ देखो क्या किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग देखो यहाँ पे किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है। लेखक, आप किसी लेखक के नाम में इकहरा लगा सकते हो, किसी कवि का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो आप लोग उसमें लगा सकते हो इकहरा उद्धरण चिन्ह। कोई शीर्षक का नाम लिख सकते हो, पुस्तक का नाम लिख सकते हो, कोई समाचार पत्र का नाम लिख सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे देखो मैं अगर कोई वर्ण को अलग से दिखाना चाहती हूँ, जैसे मैं कौ को दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इसमें ऐसे उद्धरण चिन्ह लगा दूंगी। ठीक है, इकहरा। और जैसे अमर उजाला, मैंने एक समाचार पत्र लिया, मैंने उद्धरण चिन्ह लगा दिया। उसी तरीके से देखो एक मैंने यहाँ पे लिखा है कोई शीर्षक, पूस की रात, एक शीर्षक है पूस की रात, इसको अलग से दिखाना है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, इकहरा उद्धरण चिन्ह। सेम वही बात आएगी, कामायनी रचना है प्रेम, ठीक है, मुंशी प्रेम कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोगों ने उद्धरण चिन्ह लगा दिया। तो मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग क्या लगाएंगे, छोटी चीज़ें पर विशेष होंगी उस पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है। दोहरा मतलब यहाँ पर एक एक है तो एक एक और जोड़ दो इनमें, तो ये दो हो जाएंगे, तो दो से दोहरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोहरा चिन्ह होता है ये क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा आप लोग को देखनी है। ये क्या होता है, जहां पर हम लोग प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो सच है, जो सामने है। ठीक है, और आप परिभाषाओं पर इसको लगा सकते हो। लंबी सी परिभाषा है, अगर उस वो बहुत अच्छी परिभाषा है तो आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कोई कवि है या कोई आपके कवि लोग हैं और वो एक बात बोल रहे हैं, कोई परिभाषा दी है उन्होंने किसी के बारे में, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इन्होंने एक परिभाषा दी है, तो आप उस परिभाषा को स्पेसिफिक या विशेष दिखाने के लिए उसमें उद्धरण चिन्ह लगा सकते हो। यहाँ है परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों और प्रसिद्ध पंक्तियों। पंक्तियों में मतलब जैसे कि आपको पता ही है सुभाष चंद्र का एक नारा था, तो जितने भी नारे वगैरह होते हैं इनमें आप लगा सकते हो। प्रसिद्ध पंक्तियाँ यही होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी कविता है, कोई कविता की पंक्ति है अच्छी, तो आप उसमें भी लगा सकते हो। तो अब यहाँ देखो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र जी का जो ये नारा था उसमें आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर आपने नारा लिखा और उद्धरण चिन्ह यहाँ पे लगा, और यहाँ पे लिखने के बाद उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और लिख के दे दी है मैंने आपके लिए, प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन कैसा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सक्सेना ने कहा था, क्या आएगा, अल्प विराम, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, अल्प विराम। धीरे धीरे से शुरू करेंगे आप लोग, क्या हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह, कुछ नहीं मिलता, अल्प विराम, केवल मौत मिलती है, उद्धरण चिन्ह बंद। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सक्सेना ने कहा था धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, केवल मौत मिलती है। तो ये एक प्रत्यक्ष कथन है ना, ये इसमें झूठ तो नहीं है ना, धीरे धीरे क्या मिलती है, मौत ही तो मिलती है। तो ये कोई ऐसा कथन नहीं है, प्रत्यक्ष कथन है और सक्सेना के द्वारा कहा जा रहा है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्या देखते हैं, विराम चिन्हों को पढ़ना है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको और आगे और चिन्हों के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।